क्या आरसीबी की जीत आप लोगों की जिंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? शायद ये वीडियो देखने के बाद कुछ कट्टर आरसीबी फैंस मुझे भी गालियाँ देंगे, रेप थ्रेट्स देंगे और एसिड अटैक की धमकी भी देंगे। लेकिन ये बात बोलनी ज़रूरी है और मैं बोलूँगी। बेंगलुरु में जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो हमारे समाज की एक खूनी सच का आईना था। क्या हम इतने अंधे हो गए हैं कि जश्न मनाते मनाते इंसानियत भूल जाते हैं? क्या एक ट्रॉफी की चमक 11 जिंदगियों से ज़्यादा कीमती हो गई है? ये सवाल आज हम सबसे है और ये वीडियो का मकसद सिर्फ खबर देना नहीं है, बल्कि हमें सच का आईना दिखाना है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने जून 3, 2025 में आईपीएल ट्रॉफी जीतकर एक नया इतिहास रच दिया। 18 साल का एक लंबा इंतजार, 3 बार रनर अप रहने के बाद फाइनली उन्होंने ये किताब जीता। पूरे बेंगलुरु में जश्न का माहौल था, लोग खुशी से पागल हो रहे थे। हर कोई सोच रहा था कि ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट होगा, ये यादगार सेलिब्रेशन बनेगा। और ये यादगार तो बना क्योंकि अब हम इसे क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक डे मानते हैं। ये दर्दनाक घटना जून 4, 2025 वेडनेसडे सिर्फ ट्रॉफी जीतने के एक दिन बाद बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई, जहां आरसीबी के विक्ट्री पैरेड और अवार्ड सेरेमनी चल रही थी। जो खबर आई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई और 50 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इन मरने वालों में कई नौजवान थे, बच्चे थे। 14 साल की दिव्यांशी जो अपनी माँ और मौसी के साथ जश्न में शामिल होने आई थी, वो लौटकर कभी घर वापस ही नहीं गई। उसके पिता ने दर्द में कहा कि जब बाहर लोग कुचले जा रहे थे तो अंदर सेलिब्रेशन चल रही थी। स्टेडियम की ऑफिशियल सीटिंग कैपेसिटी लगभग 35,000 लोगों की है, लेकिन उस दिन वहाँ कितने लोग आए थे? कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि लगभग 2 से 3 लाख लोग इस विक्ट्री पैरेड के लिए इकट्ठे हुए थे। पुलिस के एस्टिमेट के हिसाब से 50,000 लोग तो सिर्फ स्टेडियम के 1 किलोमीटर के दायरे में थे और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। हजारों लोग स्टेडियम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण गेट्स पर भीड़ इतनी बढ़ गई कि लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। कई लोग तो दीवारों और गेट्स पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और इस केओस में बहुत से लोग गिरकर कुचले गए। सांस घुटने से उनकी मौत हो गई। ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि एक प्रिवेंटेबल डिजास्टर थी। जब क्राउड की संख्या वेन्यू की कैपेसिटी से 6-8 गुना ज़्यादा हो तो एक स्टैम्पेड की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सिर्फ एक ओवरक्राउडिंग नहीं था, बल्कि एक कैटास्ट्रोफिक मिसकैलकुलेशन या सेफ्टी को नज़रअंदाज करना था। जिस तरह से लोग कुचले गए और सांस घुटने से मरे, ये क्राउड क्रश का सही उदाहरण है, जिसे प्रॉपर क्राउड डेंसिटी मैनेजमेंट से रोका जा सकता था। दिव्यांशी जैसे मासूम बच्चों की मौत इस बात को और भी ज़्यादा दर्दनाक बनाती है कि कैसे ऐसे इवेंट्स में अटेंडेंस की सेफ्टी को दांव पे लगा दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन सबको रोका नहीं जा सकता था? क्या इस ट्रेजेडी को टाला नहीं जा सकता था, जबकि इसके साफ साफ वार्निंग साइंस मौजूद थे? बेंगलुरु पुलिस ने तो पहले से ही वार्न किया था कि सेलिब्रेशंस को कम से कम 2 दिन के लिए पोस्टपोन कर दो, ताकि प्रॉपर प्लानिंग हो सके। एफआईआर में भी साफ तौर पर लिखा गया है कि ऑर्गेनाइजर्स ने पुलिस की वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया। कर्नाटक का गवर्नमेंट ने तो पहले से ही विधानसौधा से चिन्नास्वामी तक की एक विक्ट्री पैरेड को सिक्योरिटी रीजंस के कारण कैंसिल कर दिया। लेकिन हादसे से कुछ घंटे पहले आरसीबी ने खुद अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट डाली। उसमें लिखा था, विक्ट्री पैरेड टुडे at 5 PM followed by celebration at चिन्नास्वामी स्टेडियम, free passes, limited entry available on shop royalchallengers.com। ये क्या था? एक तरफ सरकार कह रही है कि इवेंट प्लान्ड एट लास्ट मिनट था और दूसरी तरफ टीम खुद पैरेड अनाउंस कर रही है। ये तो साफ साफ कॉन्ट्रडिक्शन है। सोचो, एक ही दिन 2 बड़े बड़े इवेंट्स प्लान हो गए। एक विधानसौधा के बाहर जहां चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और गवर्नर को टीम को फैसिलिटेट करना था, और दूसरा चिन्नास्वामी स्टेडियम पर
इसके कारण फोर्स स्प्लिट हो गई और रिसोर्सेज कम पड़ गए। जहां 1 लाख लोग विधाना सौदा पर थे, वहां स्टेडियम के बाहर 3 लाख लोग इकट्ठे हो गए। पुलिस और स्टाफ्स भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाई, खासकर स्टेडियम के गेट्स 2, 2A, 6, 7, 16, 18, 17 और 21 पर, जहां क्राउड सर्जेस अवेलेबल पर्सनल्स को ओवरब्लेम कर दिया गया। इस पूरे मामले में एफआईआर में बेंगलुरु पुलिस ने आरसीबी को प्राइम एक्यूज्ड बनाया, साथ में को ऑर्गेनाइजर्स DNA एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को भी। इल्ज़ाम है कि उन्होंने प्रॉपर बैरिकेड्स नहीं लगाए, क्राउड कंट्रोल मेजर्स नहीं लिया और पुलिस की वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया गया। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवाजीत साइकिया ने भी इस घटना में सम लैप्सेस होने की बात को माना है। ये घटना एक प्रिवेंटेबल डिजास्टर थी, जो कोऑर्डिनेशन में एक क्रिटिकल फेलियर और एक्सपर्ट एडवाइस को शॉकिंग डिसग्रेड करने का नतीजा है। सरकार और आरसीबी के बीच कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स और पुलिस वार्निंग को इग्नोर करने के स्पष्ट प्रमाण है। इस बात को दर्शाते हैं कि एक ग्रैंड सेलिब्रेशन की इच्छा और शायद पॉलिटिकल या कमर्शियल फायदा पब्लिक सेफ्टी से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। एक ही दिन 2 बड़े बड़े इवेंट्स को प्लान करना, जब पुलिस रिसोर्सेज पहले से ही स्ट्रेच्ड है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट की गंभीर कमी को दर्शाता है। एफआईआर में आरसीबी को प्राइम एक्यूज्ड बनाना इस बात को कंफर्म करता है कि ये इंसिडेंट को टाला जा सकता था, बट हमारी नेग्लिजेंस का ये नतीजा निकला। इस दर्दनाक हादसे के कुछ घंटे बाद जब लोग मारे गए, जख्मी हो रहे थे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया। उस वीडियो का कैप्शन था, दिस वेलकम इज़ व्हाट प्योर लव लुक्स लाइक। क्या ये प्योर लव था? जब 11 लोग अपनी जान गंवा चुके थे, जब लोग हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे थे। पब्लिक के गुस्से और तेज क्रिटिसिज्म के बाद आरसीबी को ये पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। जब आरसीबी ट्रॉफी नहीं जीत पा रहा था, तब क्या किया था तुमने? विराट कोहली पे गुस्सा निकाला था, उसकी वाइफ अनुष्का शर्मा को रेप और ऐसी अटैक की धमकियां दे रहे थे, और उसकी छोटी सी बेटी तक को नहीं छोड़ा तुम्हें। हाँ, याद आया? क्या विराट कोहली एक भगवान है जो कभी गलती ही नहीं कर सकता? तुम लोग तो उसके परिवार तक को नहीं छोड़ते। और जब अब आरसीबी ने 18 साल बाद ट्रॉफी जीती तो क्या हुआ? चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर स्टैम्पेड में 11 लोग मारे गए, 50 लोग घायल हुए, और तुम लोग क्या कर रहे हो? एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वी वेटेड फॉर 18 years फॉर दिस ट्रॉफी, कांट वी सेक्रीफाइस अ फ्यू पीपल? हाँ बोलो, अगर ये ट्रेजेडी तुम्हारे अपने परिवार के साथ होती तब भी यही बोलते, अपनी बहन, भाई या बच्चे के लिए भी यही बोलते, हाँ वी कैन सेक्रीफाइस अ फ्यू पीपल। शर्म नहीं आती तुम्हें? आखिर इतनी भीड़ हुई क्यों? क्योंकि सिर्फ विराट कोहली को देखने के लिए? वाह, तुम्हारे घर पे टीवी नहीं है, लाइव जाके नहीं देख सकते? क्या तुम्हें ट्रॉफी छूने का मौका मिलेगा या विराट को हाथ लगाने का चांस? ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, हम इंडियंस की एक आदत है, हम इंसानों को भगवान बना देते हैं, चाहे वो एक्टर्स हो, क्रिकेटर्स हो या पॉलिटिशियन। क्या आपने कभी सोचा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या ये सिर्फ फैन होना है या कुछ और? साइकोलॉजी में इसको सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम CWS कहते हैं। लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से एस्केप करने के लिए सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, उन्हें रोल मॉडल मानते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। सोशल मीडिया ने इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया है, जहां एक लाइक या एक रीट्वीट के लिए लोगों को वैलिडेशन देता है, उन्हें लगता है कि वो सेलिब्रिटी के करीब है। इसका एक मॉडल है एब्जॉर्वेशन एडिक्शन मॉडल। पहले एंटरटेनमेंट के लिए फैसिनेशन, फिर ऑब्सेसिव इमोशन, और फिर सेलिब्रिटी ही आपकी ज़िंदगी का सेंटर बन जाता है, और फिर कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी सिंड्रोम, जहां लोग बिना सोची समझे अपने आइडल को फॉलो करने लगते हैं, उनकी गलतियों को भी नज़रअंदाज करते हैं। साउथ इंडिया में एक्टर्स के कटआउट पर दूध चढ़ाना, ये भी एक अंधभक्ति का ही रूप है। हमारे मीडिया ने भी इस प्लेयर वॉरशिप को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। क्रिकेट अब सिर्फ गेम नहीं, एक PR और ब्रांडिंग इंडस्ट्री बन गया है। कमेंटेटर्स और ब्रॉडकास्टर्स सिर्फ कोहली, धोनी और रोहित जैसे प्लेयर्स के पर्सनल ब्रांड्स को पुश करते हैं,
गेम पर फोकस कम होता है। एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया पोस्ट सब उन्हीं के बारे में होते हैं। क्या ये सही है? और ये गवर्नमेंट, हाँ, हम सब उसके लिए बस एक आंकड़े हैं, नंबर्स। पर तुम लोग ज़रा आंखें खोलो यार, तुम्हें बेसिक सिविक सेंस भी नहीं है। जब 4 लाख लोग एक बिग बॉस विनर को देखने आते हैं तो सोचो, विराट कोहली जैसा लेजेंड, उसको देखने कितने लोग आएंगे? और इतनी अंधी भक्ति क्यों? हाँ बोलो ना। इतनी अंधी भीड़ थी कि वहाँ ह्यूमैनिटी ही मारी गई। एम्बुलेंस आई लोगों को बचाने के लिए, पर तुम लोग वहाँ से हिले तक नहीं, बल्कि आरसीबी के नारे लगाने लगे। और अब ये सुनो, दर्द क्या होता है उस बाप से पूछो जो पोस्टमार्टम सेंटर के सामने खड़े होके तड़प तड़प के बोल रहा था कि मेरे बच्चे को मत काटो, उसे दर्द होगा। एक माँ अपने बेटे के लिए रो रही थी जो वहाँ कुचला गया। क्या तुम लोगों के लिए ये 18 साल की जीत उन माँ बाप के दर्द से ज़्यादा बड़ी है? जब हादसा हो गया तो शुरू हो गया ब्लेम गेम। हर कोई दूसरे पर उंगली उठाना शुरू कर दिया। क्या ये सिर्फ जिम्मेदारी से भागने का तरीका था? कर्नाटका सरकार ने बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया और जुडिशियल प्रोब का ऑर्डर दिया। लेकिन होम मिनिस्टर का कहना है कि गवर्नमेंट ने आरसीबी सेलिब्रेशन को इनिशिएट किया ही नहीं, वो तो ऑर्गेनाइजर्स ने की थी। तो क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही थी? अपोजिशन पार्टीज जैसे बीजेपी सीधा सरकार पर हमला करती है। ये कोई पहली बार नहीं है कि इंडिया में मास गैदरिंग में स्टैम्पेड हुई है। हाल ही में कुंभ मेले में भी स्टैम्पेड हुए थे, उसमें भी 30 से 40 लोग मारे गए थे। मे बी नंबर ज़्यादा हो सकते हैं। और कई बार कोई मूवी स्टार की मूवी रिलीज होती है तो भी स्टैम्पेड हुए हैं। कई बार ऐसे हादसे हुए हैं जहां लोग मारे गए। क्या हमने इन हादसों से कुछ सीखा? ब्लेम गेम का ये रैपिड ऑनसेट जिसमें वेरियस स्टेक होल्डर्स जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट में एक क्रॉनिक इशू है। ये पैटर्न जेन्युइन अकाउंटेबिलिटी और सिस्टमेटिक रिफॉर्म को रोकता है, जिससे प्रिवेंटेबल ट्रेजिडीज का साइकिल चलता रहता है। फोकस रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने और रोबोस्ट क्राउड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट करने से हटकर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पर चला जाता है, जिसके कारण अंडरलाइंग वल्नरेबिलिटीज अनएड्रेस रह जाती है। पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करना जबकि हायर अथॉरिटीज इवेंट को इनिशिएट करने से मना कर रही है, डैमेज कंट्रोल और ब्लेम डिफ्लेक्शन का एक तरीका लगता है, ना कि फुल ओनरशिप लेना। ये एक रिकरिंग पैटर्न हो चुका है जो पास्ट टेम्पेट्स में भी दिखाई गया है। ये दर्शाता है कि लेसन्स को एडेक्वेटली लर्न या इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। नए एसओपीज का वादा एक पॉजिटिव स्टेप हो सकता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन की कल्चर में फंडामेंटल शिफ्ट के बिना ये सिर्फ एक पेपर वर्क रहने का रिस्क है। जिम्मेदारी से भागने का ये एक परसिस्टेंट साइकिल एक डीपर इशू को पॉइंट करता है, जहां पॉलिटिकल और ऑर्गेनाइजेशनल विल की कमी दिखाती है। प्रोएक्टिव क्राउड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट किया जाए और सभी रिस्पॉन्सिबल पार्टीज को ट्रूली अकाउंटेबल ठहराया जाए तो आरसीबी पेरिस स्टैम्पेड सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक कॉम्प्लेक्स ट्रेजेडी थी जो कई फैक्टर्स का नतीजा थी। पुअर प्लानिंग्स, वार्निंग को नज़रअंदाज करना, जिम्मेदारियों से भागना और हमारी अंधभक्ति। क्या हम सिर्फ ब्लेम गेम खेलते रहेंगे या असलियत का सामना भी करेंगे? क्या हम एक्टर्स और क्रिकेटर्स को इंसान की तरह देखना शुरू करेंगे, ना कि भगवान की तरह? क्या हम अपनी और दूसरों की सेफ्टी को किसी भी जश्न से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे? ये सवाल हम सब से है, क्योंकि जब तक हम इन सवालों का जवाब नहीं ढूंढेंगे, ऐसी खूनी सेलिब्रेशंस होती रहेंगी। तुम सब कब जानोगे कि यहाँ आम आदमी की कोई कीमत नहीं है? हम सिर्फ एक आंकड़े हैं जो आज मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया बोलेगी और कल भूल जाएगी। हाँ, गलती सरकार और ऑर्गेनाइज़र की है, पर सबसे बड़ी गलती हम आम इंसान की है, क्योंकि हमने इन लोगों को भगवान बना रखा है और आम इंसान दूसरे आम इंसान की वैल्यू ही नहीं करता। हम में कोई सिविक सेंस है ही नहीं। आज सवाल किसी गवर्नमेंट से नहीं है, बल्कि आपसे है। आखिर कब तक? जागो भारत जागो। जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स भी हमें ज़रूर बताएं। वी आर वेटिंग फॉर योर कमेंट्स।
आप हमारे चैनल को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि कैसे हमारे इंडियन एक्टर्स हमारे देश को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो भी हमारा देख सकते हैं। जय हिंद।